आज की वीडियो में हम करेंगे स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट यानी SLM का यूनिट 2। इससे पहले यूनिट 1 की वीडियो अपलोड हो चुकी है, तो आप उसको देख लें और फिर हम ये यूनिट 2 को हम शुरू करते हैं। तो इसका नाम है यूनिट 2 का सेल्फ मैनेजमेंट, प्रोफेशनल एथिक एंड अकाउंटेबिलिटी यानी आत्म प्रबंधन, व्यवसायिक नैतिकता और जिम्मेदारी या फिर जवाबदेही। तो आपकी पूरी ये जो यूनिट 2 है वो इन्हीं 3 चीजों के इर्द गिर्द घूमेगी। तो शुरू करते हैं इसको। तो सबसे पहला जो टॉपिक यहाँ पर है आपके सिलेबस वाइज ही चलेगा। पहला है संघर्ष प्रबंधन यानी कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। तो ये वर्ड आपने पहले भी सुना होगा, मैं इसको फिर भी शाब्दिक अर्थों में बता देती हूँ। कॉन्फ्लिक्ट शब्द जो है वो लैटिन भाषा के कॉन्फिडर शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है दो या दो से अधिक लोगों में एक जगह को पाने के लिए संघर्ष करना। जब दो ही लोग एक ही चीज के लिए लड़ाई कर रहे हो तो फिर वहां पर कॉन्फ्लिक्शन तो होना ही होना है। उदाहरण के लिए ले लीजिए, कक्षा में जब विद्यार्थी व अध्यापकों के विचारों में भिन्नता आ जाती है कि स्टूडेंट और टीचर अलग अलग सोचने लगे, उनके विचार अलग हों, तो फिर दोनों में तनाव या संघर्ष की स्थिति जो है वो उत्पन्न हो जाती है। कब कब ये तनाव या फिर जो इस हमारा ये जो कॉन्फ्लिक्ट है आता है जब विचारों में विभिन्नता आ जाए, मतलब दो लोगों के विचार अलग हो, तो फिर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। विजय की कामना यानी कि मैं ही जीतूं, एक ही चीज को लेकर दो जने लड़ाई कर रहे हों, ईर्ष्या की भावना आ जाए, तो क्या होता है, तनाव या फिर कॉन्फ्लिक्ट वहां पर होता है। परिभाषा देख लेते हैं ऑस्टिन डेविल की। वैसे इनकी ये जो वर्ड है हमारा कॉन्फ्लिक्ट, इसकी परिभाषा बहुत कम मिलती है, फिर भी परिभाषा मुझे मिली है ऑस्टिन डेविल की। ये कहते हैं कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों या समूहों के मध्य, यानी या तो दो व्यक्ति या फिर ज्यादा या फिर दो ग्रुप भी हो सकते हैं जिनके बीच में समझौता ना हो, तो फिर वो संघर्ष होता है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति या व्यक्ति का समूह अपने उद्देश्यों या विचारों की दूसरों से स्वीकृति चाहता है। क्योंकि जो व्यक्ति या ग्रुप जो है वो चाहता है कि जो हम कह रहे हैं सामने वाला भी उसे माने, स्वीकृति दे, और जब सामने वाला स्वीकृति नहीं देता तो फिर उन दोनों में आपस में क्या हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है। संघर्ष के कारण क्या है, कॉन्फ्लिक्ट के रीजन क्या है, देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने डिवीजन किया गया है इसका। कार्यशून्य परिस्थितियां देख लेते हैं, कार्य से रिलेटेड जो है। कठिन कार्य, जब कठिन कार्य दे दिया जाए जो बसता ही ना हो करने का, तो फिर क्या हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न हो जाता है जो काम करने वाला है उसके और जिसने काम दिया है उसके बीच। अरुचिपूर्ण कार्य, इंटरेस्ट ही नहीं है काम में, तो भी यहाँ पर जो है स्ट्रेस आ जाएगा। सफलता संदिग्ध, ऐसा काम जिसमें सफलता मिले ना मिले इसकी कोई गारंटी ना हो, तो फिर हमें वहां पर कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न हो जाता है। पक्षपातपूर्ण निर्णय लेने के कारण, जैसे बायसनेस हो जाए, टीचर और जो प्रधानाचार्य हैं वो दोनों अलग अलग समूह से आ रहे हों, तो दोनों के विचार अलग हो सकते हैं, दोनों की अपेक्षाएं भी भिन्न हो सकती हैं। हो सकता है टीचर जो है वो कुछ और अपेक्षा रखता है और प्रिंसिपल कुछ और, तो फिर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। निराशा के कारण, अगर निराशाएं ही हाथ लग रही हैं बार बार, तो भी कॉन्फ्लिक्ट होता है। व्यक्तिगत कारण में शारीरिक, मानसिक, वैचारिक विभिन्नताएं आ जाएंगी। आधारभूत कारण, उद्देश्य, पक्षपात या फिर संप्रेषण अंतराल, यानी टीचर या स्टूडेंट या फिर टीचर और प्रिंसिपल के बीच लगातार कई टाइम से बातचीत हो ही नहीं रही, तो फिर दोनों दूसरे को लेकर जो है अपनी ही एक विचारधारा बना लेते हैं कि उनमें एटीट्यूड ज्यादा है या कुछ भी कह लीजिए, और कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न वहां पर हो जाता है। देखते हैं विद्यालय में संघर्ष का प्रबंधन कैसे करें, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट इन स्कूल। क्योंकि हम स्कूल लीडरशिप पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर स्कूल की ही बात होगी, ना कि पूरे देश या समाज की। और वैसे भी स्कूल भी तो एक छोटा सा समाज या देश ही है ना, तो फिर स्कूल में हम कैसे इसको मैनेज करेंगे। तो प्रधानाध्यापक तथा विद्यार्थी संबंध, जो प्रधानाध्यापक है और विद्यार्थी के बीच का संबंध है वो कैसा होना चाहिए, सकारात्मक, सम्मान, आदर, समझौते वाला, सहयोगपूर्ण, परामर्श और समस्या पर चर्चा करने वाला होना चाहिए। सेम प्रधानाध्यापक व शिक्षक के संबंध में भी यही बातें होनी चाहिए, और शिक्षक और विद्यार्थी संबंध में भी यही सकारात्मक, सम्मान, आदर, समझौता, सहयोग, परामर्श और समस्या पर चर्चा वाली बातें होनी चाहिए। तो इस तरीके से स्कूल में हम जो है मैनेजमेंट कर सकते हैं संघर्ष का। अब यहाँ पर है बढ़े हुए संघर्ष को रोके कैसे, प्रिवेंटिंग इंक्रीज इन कॉन्फ्लिक्ट, जो कॉन्फ्लिक्ट हो चुका है, बढ़ रहा है, उसको कैसे रोके। अनुकूल अवसर की उपलब्धता, सभी को जो है अनुकूल अवसर मिले ताकि वो अपनी अपनी इच्छा अनुसार कार्य कर सकें। आवागमन पर जो है प्रतिबंध जो है वो कम से कम हो, ताकि अपनी मर्जी से जो है लोग एक जगह से दूसरी जगह आ जा सके और उन्हें स्ट्रेस या फिर कॉन्फ्लिक्ट ना हो।
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी जो वो चाहे बोल सके, उनके मन में जो विचार आते हैं वो रख सके सामने। विद्यालय में भी बच्चों को ये स्वतंत्रता होती है कि वो अभिव्यक्ति कर सके। ऊंचा उठने के लिए सबको अवसर मिलेगा, बौद्धिक विकास के लिए भी अवसर सभी को मिलना चाहिए। तो इससे क्या हो जाएगा, बढ़े हुए संघर्ष को रोकने की कोशिश की जा सकती है। आगे चलते हैं, संघर्ष प्रबंधन कौशल बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्किल वाले क्वेश्चन आते ही आते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्किल कौन कौन सी है, कौन सी ऐसी स्किल हैं जिनसे हम कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करेंगे। तो सबसे पहला है प्रभावशाली संप्रेषण कौशल। दो लोगों के बीच में जब इफेक्टिव कॉन्वर्सेशन ही ना हो रही हो तो कॉन्फ्लिक्ट होगा ही होगा। तो कॉन्वर्सेशन करने से एक टेक्निक है कॉन्वर्सेशन करना, जिससे जो है आपका कॉन्फ्लिक्ट जो है वो मैनेज हो जाएगा। श्रवण कौशल, यानी सामने वाले की बात सुनना, मतलब पहले सुन तो लो सामने वाला बोल क्या रहा है, हमने उसको सुना ही नहीं और फिर हमने उसको अपना प्रतिद्वंदी बना लिया, तो ये गलत बात है। वहां पर सुनकर भी कई बार चीजें हल हो जाती हैं। जब हम सामने वाले को सुनते हैं तो हमें लगता है कि नहीं भाई सही कह रहा है ये बंदा, ठीक है। संवाद, वही बातचीत करना। टालना कौशल, अगर कोई चीज आपको बहुत ही ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट कर रही है तो आप उसको टाल दो कुछ टाइम के लिए कि नहीं इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, फिलहाल जो इंपॉर्टेंट है वो बात करते हैं। समझौता कौशल, आपस में दो लोगों के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो दोनों मिल के क्या कर लें, समझौता कर लें, कॉम्प्रोमाइज कर लें। तो ये कुछ स्किल थे। आगे चलते हैं, तनाव प्रबंधन, स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो ये स्ट्रेस होता क्या है, सबसे पहली बात, मनोस्थिति से उपजा विकार, यानी मन की स्थिति से निकला हुआ जो ये विकार है, बीमारी है, उसे हम स्ट्रेस कहते हैं। और इससे अन्य विकार भी हो जाते हैं। अब ये ऐसा विकार या बीमारी है जो दूसरी बीमारियों को जन्म देता है। इसका सर्कल देख लीजिए। आप जब पेपर करेंगे ना, मैं आपको पेपर का भी बता दूंगी कि किस तरीके से आपको सेकंड ईयर में पेपर जो अटेम्प्ट करने हैं, और क्वेश्चन पेपर भी मैं सेकंड ईयर के रिलीज कर दूंगी, पिछले साल के जो भी होंगे। तो क्या होता है, जब हम किसी चीज की तनाव लेते हैं तो हम परेशानी में आ जाते हैं, या फिर जब हम परेशानी में होते हैं तो हम तनाव लेते हैं और इससे पीड़ा उत्पन्न होती है। तो ये तीनों चीजें सर्कल की तरह चलती रहती हैं। अब देख लेते हैं सिम्टम क्या है, लक्षण क्या है। तो लक्षण को भी हमने डिवीजन कर रखा है 3 भागों में, जिससे सब डिवीजन भी हैं। अगर आप पेपर में जो आंसर हैं वो डिवीजन और सब डिवीजन करके लिखते हैं तो आपका आंसर ज्यादा इफेक्टिव होता है। मैं बार बार कहती हूँ पॉइंट वाइज आंसर करें, ठीक है। तो सिर्फ ऐसे ही नहीं 10 पॉइंट लिख दिया सीधे सीधे। हाँ, कुछ ऐसे होते हैं टॉपिक जिसमें सीधे सीधे ऑप्शंस होते हैं टॉपिक मतलब लिखने के, लेकिन जब आप डिवीजन कर सकते हैं तो डिवीजन कीजिए। जैसे यहाँ पर सिम्टम जो है वहां पर 3 डिवीजन है, भावात्मक, मानसिक और शारीरिक। तो भावात्मक लिख के उसके बाद ये सब डिवीजन हो जाएगा। तो भावात्मक में कौन कौन से लक्षण है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी क्लास में बैठा हुआ बच्चा स्ट्रेस ले रहा है या नहीं। तो उसके भावों से, नकारात्मक एहसास, अगर उसे बार बार नेगेटिव ही फील आ रहा है, फील होती है हर बात नेगेटिव ही फील होती है, हम समझ सकते हैं कि उसको स्ट्रेस है किसी न किसी तरीके का। स्वयं से निराश रहना, अकेलापन, अकेले रहना, बातचीत न करना दूसरों से, आत्मविश्वास का अभाव और इसमें कॉन्फिडेंस की बहुत कमी होगी, हो सकता है वो बच्चा किसी स्ट्रेस में हो। मानसिक लक्षण, असमंजस व अनिर्णय, कई बार हम जल्दी से निर्णय नहीं ले पाते, डिसीजन नहीं ले पाएगा वो बच्चा कि जल्दी से कि करना क्या है, तो भी कहीं ना कहीं उसका दिमाग किसी और जगह पे काम कर रहा होता है। एकाग्र ना हो पाना, बिल्कुल फोकस नहीं कर सकता है किसी चीज पर। कमजोर स्मरण शक्ति, मेमोरी पावर तो भूल ही जाइए क्योंकि दिमाग में कुछ और ही बातें चल रही हैं। अस्थिर मन, यानी मन जो है वो स्थिर नहीं होता। शारीरिक लक्षणों की बात करें तो विभिन्न दर्द व बार बार सर्दी होना, जब मन में इतनी चीजें चल रही हैं तो शरीर पर इसका इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है। तो कई बार पेट दर्द, सर दर्द तो बहुत ही कॉमन सी चीज है स्ट्रेस लेने पर, और सर्दी जैसी बीमारियां हो जाती हैं। अतिसार और कब्ज जैसी बीमारी भी जो है वो स्ट्रेस लेने से हो जाता है, क्योंकि कई बार क्या होता है स्ट्रेस लेने पर ना तो मतलब बच्चा जो है वो टाइम पे खाना खाता है, या फिर कई बार ओवर ईटिंग करने लगता है, ज्यादा खाने लगता है, तो ये बीमारियां हो जाती हैं। चक्कर आना कॉमन चीज है। हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, हार्ट अटैक भी जो है ना वो स्ट्रेस लेने से ही आता है। तो ऐसी बीमारियां जो है शारीरिक लक्षण हो सकते हैं। अगर ये लक्षण दिखाई दे तो समझ जाइए सामने वाले को कोई स्ट्रेस है, उसके साथ बैठिए, बातें कीजिए, पूछिए कि उसको क्या स्ट्रेस है, ठीक है। अब देख लेते तनाव के प्रमुख कारण क्या है, रीजन क्या है, क्यों हो रहा है ये स्ट्रेस। तो ये सब, अब हम बात करें विद्यालय की शिक्षा की, तो शिक्षा के अंदर 3 ही चीजें आती हैं, स्टूडेंट, टीचर, प्रिंसिपल। तो सबसे पहले स्टूडेंट का देख लेते हैं। ये जो स्टूडेंट है हमारे वो कैसे
और क्यों लेते हैं भाई स्ट्रेस? तो रीजन है कार्यभार अधिक होना। बिल्कुल, कई बार ओवर बर्डन हो जाता है स्टूडेंट्स पर। हम भी कभी स्टूडेंट थे और मालूम है कि हमारे पास 6 कॉपियां हैं, 7 कॉपियां हैं, सबका काम एक साथ पूरा करना है, तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं। या फिर किसी मैडम ने ज्यादा होमवर्क दे दिया तो स्ट्रेस ले लेते थे। परिवार व मित्रों का दबाव बना रहता था कि मतलब परिवार का दबाव होता था कि इतनी परसेंटेज चाहिए, और मित्रों का कि यहाँ घूमना है, ये भी करना है, वो भी करना है। तो ये तरह से स्ट्रेस लेने वाली बात होती थी कि हम घूमने भी जाएं और फिर मतलब 80% या 90% मार्क्स भी लेके आए, तो कैसे होगा ये। समय प्रबंधन की कमी, टाइम मैनेजमेंट जब ना हो तो स्ट्रेस होना ही है, क्योंकि कोई भी काम फिर टाइम पे नहीं होगा। अरुचिपूर्ण शिक्षण विधि, या फिर क्लास में हो सकता है टीचर ऐसी विधि या टेक्निक से पढ़ा रही हो जो बच्चे को समझ में ही ना आ रहा हो, तो वो स्ट्रेस ले लेता है कि ऐसा क्यों है कि सभी बच्चों को तो समझ आ रहा है, मुझे ही समझ में नहीं आ रहा, तो वो ये स्ट्रेस लेने लगता है। अरुचिपूर्ण पाठ्यक्रम, जो करिकुलम है वो इंटरेस्टिंग ना हो बच्चों के लिए, तो भी वो स्ट्रेस लेते हैं कि अब ये करिकुलम हम कैसे करेंगे। अध्यापकों के लिए क्या हो सकते हैं रीजन? कक्षा में अनुशासनहीनता, यानी जो डिसिप्लिन उनकी क्लास में ना हो। हम भी टीचर हैं और जब हम क्लास में जाते हैं और देखते हैं कि बच्चे डिसिप्लिन में नहीं है, तो कहीं ना कहीं हम ये सोचने लगते हैं कि शायद बच्चे हमारा आदर या सम्मान नहीं करते, और हम स्ट्रेस लेने लगते हैं उस चीज को लेकर कि क्यों मेरी ही क्लास में डिसिप्लिन नहीं होता, बच्चे बात नहीं मानते। सेकंड थिंग है बच्चों की अधिक संख्या। बिल्कुल, कि कैपेसिटी से ज्यादा ही बच्चे भर दिए जाएं तो हम किसी को भी ठीक से पढ़ा नहीं पाते, हैंडल नहीं कर पाते, और फिर हम स्ट्रेस लेते हैं कि हमें यूटिलिटी नहीं मिलती, कि जो हम पढ़ा सकते थे हम नहीं पढ़ा पाए, बच्चों को नहीं समझा पाए, या बहुत शोर हो रहा था क्लास में, इतने ज्यादा बच्चे थे कि सबके क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाई, तो भी हम स्ट्रेस लेते हैं। पठन पाठन सामग्री की अनुपयुक्तता, कई बार टीचर जो होती है वो बहुत अच्छी एक्टिविटी तैयार करती है, लेकिन उसको सामान नहीं मिलता वो चीजें, या फिर प्रोजेक्टर चाहिए तो वो नहीं है स्कूल में, तो वो स्ट्रेस लेती है कि मैं उस टेक्निक से अब बच्चों को नहीं पढ़ा पाऊंगी। विद्यालय का अधिक कार्यभार, वही टीचर को रजिस्टर के काम इतने ज्यादा होते हैं, मतलब टीचर डायरी भी तैयार करनी है, रिजल्ट भी तैयार करना है, रिपोर्ट कार्ड भी तैयार करनी है, तो बहुत सारा जो है अधिक कार्य जो स्कूल का मिल जाता है। अनुभव में कमी, एक्सपीरियंस कम होता है तो भी टीचर जो है वो कई बार स्ट्रेस लेती हैं कि मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है तो कोई काम गलत ना हो जाए। नौकरी से असंतुष्टि, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो टीचर बनना ही नहीं चाहते थे और अभी फिर भी उन्होंने वो ये नौकरी ले ली है, तो फिर वो असंतुष्ट हैं, तो स्ट्रेस ले रहे हैं कि अब ये कैसे मैनेज होगा, बच्चों को पढ़ाना, रजिस्टर भी मेंटेन करना है, डिसिप्लिन भी रखना है, तो उसके लिए स्ट्रेस वाली बात है। लेकिन जो टीचर बनना चाहता है मन से, जैसे आप टीचर बनना ही चाहते हैं, तो फिर आपको ये काम करने में मजा आएगा, आप स्ट्रेस नहीं लेंगे। ये तो उनके लिए है जो असंतुष्ट होते हैं इस नौकरी से। ठीक है, अब देख लेते हैं हमारे प्रधानाचार्य जी प्रिंसिपल क्यों लेते हैं भाई स्ट्रेस। सहयोगियों से उचित सहयोग ना मिलना, मतलब जो उनके सहयोगी हैं, जैसे टीचर हैं, स्टूडेंट हैं या फिर स्टाफ है, वो उनकी बात ना माने या उनका सहयोग ना करें, तो वो स्ट्रेस लेते हैं कि किसी भी फंक्शन को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए या कैसे स्कूल को आगे बढ़ाया जाए। विद्यालय में अनुपयुक्त संसाधन, विद्यालय में वो चीजें उपलब्ध नहीं है जिससे प्रिंसिपल बच्चों को अच्छे से अच्छा शिक्षण जो है दे सके। कार्यभार का अधिक होना, प्रिंसिपल भी पर भी जो है ओवरलोड आता है, ये तीनों में आएगा, टीचर पे भी आता है और बच्चों पे भी। अधिक उम्मीद रखना, एक्सपेक्टेशन जब प्रिंसिपल बहुत ज्यादा रख लेती हैं किसी भी चीज से, किसी फंक्शन से या अपने स्कूल के रिजल्ट से, और फिर रिजल्ट ऐसा ना आए जैसा वो चाहती थी या एक्सपेक्ट करती थी, तो फिर उनका दिल टूट जाता है और वो स्ट्रेस लेती हैं। तो एक्सपेक्टेशन हमें कभी किसी से बहुत ज्यादा नहीं रखनी चाहिए। आगे चलते हैं, तनाव के उपचार। रीजन तो पढ़ लिए कि क्यों होता है तनाव, अब इसको कम कैसे करें भाई, इसका इलाज क्या है। तो विद्यार्थियों के लिए अलग इलाज है और जो टीचर हैं और बाकी के स्टाफ और हेडमास्टर उनके लिए अलग। तो जो स्टूडेंट है वो क्या करें, विवरणिका लिखना प्रारंभ कर सकते हैं। अगर आपको बच्चों को स्ट्रेस हो रहा है एज ए स्टूडेंट, तो क्या कर सकते हैं, आप डायरी लिखें। डायरी लिखने से आपका मन हल्का हो जाएगा, आपको लगेगा आपने अपनी बात शेयर कर दी। परिस्थितियों को बदलें, परिस्थितियां अगर बहुत ही नाजुक हो गई हैं उसको चेंज करने की कोशिश करें, ना कि उसमें फंसने की। अपनी प्रतिक्रिया में बदलाव लाएं, अगर आप जल्दी गुस्सा होते हैं या चिड़चिड़े हैं, आपको ईर्ष्या होती है, चिड़न होती है, इरिटेशन होती है, तो इन चीजों को आपको खुद को ही चेंज करना होगा। अनावश्यक तनाव से बचें, कई बार बेफालतू का तनाव ले लेते हैं स्टूडेंट
कि अगर होमवर्क दे दिया है तो क्या हो गया, अगर थोड़ा ज्यादा होमवर्क है तो क्या हो गया, आप करने तो बैठो, हो जाएगा होमवर्क। लेकिन वो करने नहीं बैठेंगे होमवर्क, ओनली स्ट्रेस लेंगे, हाय इतना काम दे दिया, कैसे होगा काम, मम्मी मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं छुट्टी कर लूंगी। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। और परिस्थितियों को स्वीकार करें, जैसी भी परिस्थितियां हो उसको आप स्वीकार करें। क्योंकि अगर मान लीजिए क्लास में अगर सरप्राइज टेस्ट हो गया है या हो रहा है, तो सिर्फ आपके लिए नहीं है, वो सरप्राइज टेस्ट सभी के लिए है। तो उसको स्वीकार करें और फिर अपना बेस्ट दें। समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट करें, इससे आपका स्ट्रेस कम जरूर होगा। अब शिक्षक और जो बाकी के स्कूल में लोग हैं वो क्या कर सकते हैं, कोई भी पूर्ण निपुण नहीं होता, इस बात को मान लें। अगर आपसे गलतियां हो रही हैं तो कोई बात नहीं, इंसानों से ही गलती होती है, कोई भी परफेक्ट थोड़ी ना होता है, इस चीज को मानकर चलें और स्ट्रेस ना लें। स्वयं व दूसरों से अधिक अपेक्षाएं ना रखें, मतलब खुद से भी इतनी एक्सपेक्टेशन मत रखो और ना ही दूसरों से कि एक्सपेक्टेशन टूटने के बाद आपको स्ट्रेस हो। तनाव से लड़े, ना कि उससे दबे। जो स्ट्रेस आपको हो रहा है उससे लड़ो, पता लगाओ क्यों हो रहा है स्ट्रेस, और फिर उस रीजन को खत्म करो, ना कि उस तनाव में घुसकर खुद को ही खत्म कर दो। ना कहना सीखें, बहुत इंपॉर्टेंट। लर्न से टू नो, यानी नो कहना सीखें। कई बार क्या होता है कि कोई हमसे कुछ कहता है और हम नो नहीं कह पाते, ऐसा काम जो हम करना नहीं चाहते पर हमने मना नहीं किया और हम बेमन से कर रहे हैं, तो भी हमें स्ट्रेस आता है। तो डायरेक्ट मुंह पे मना करना सीखें। अगर आपका मन नहीं है घूमने का, आप सीधे मना कर दीजिए। या आपका मन, या फिर आप नहीं कर सकते एक्स्ट्रा काम और आप ले रहे हैं, तो ये आपकी गलती है, आप मना कर दीजिए। स्वयं के सच्चे मित्र बने, अपने आप से बातें ना छुपाएं, अपने आप को कष्ट ना दें, अपने लिए अच्छा अच्छा सोचें। समुदाय से सहायता लें, अगर एंड में आप फिर भी स्ट्रेस हो रहा है तो अपने माता पिता से बात कर सकते हैं। समुदाय में कई संस्थाएं, एनजीओ वगैरह हैं, कई हेल्पलाइन नंबर हैं, उन पर कॉल करें और फिर बात कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा समय प्रबंधन यानी टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट की बात ऊपर भी हो चुकी है। क्या होता है टाइम मैनेजमेंट सबको मालूम है, लेकिन लिखना कैसे इन वर्ड्स वो देख लीजिए। कि किसी भी कार्य को पूर्ण रूप से सफलतापूर्वक एवं सुचारू रूप से चलाने के लिए उपलब्ध शक्ति, संसाधनों व धन का उपयुक्त व पूर्ण उपयोग करना ही समय प्रबंधन है। तो इस एक डेफिनेशन के अंदर ना पूरा आपका टाइम मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब देख लेते हैं इसका महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है ना। तो समय जो होता है वो पैसे से भी ज्यादा कीमती होता है, क्योंकि पैसा एक बार वो जाने के बाद वापस आ जाएगा, लेकिन गया हुआ टाइम वापस नहीं आता। तनाव को कम करने में सहायक होता है, बिल्कुल अगर आप टाइम मैनेजमेंट करते हैं तो स्ट्रेस आपके पास नहीं आएगा। सफलता के अधिक अवसर होते हैं, जो लोग टाइम मैनेजमेंट करते हैं ना उनके पास ज्यादा पॉसिबिलिटीज होती है कि वो जल्दी सफलता प्राप्त करेंगे। कार्य की अधिक गुणवत्ता, अगर टाइम मैनेजमेंट करके कोई भी काम किया जाए तो वो जो काम है वो काफी हद तक अच्छा होगा, परफेक्ट होगा, ना कि जल्दबाजी में किया हुआ काम। अब जो होता है समय निश्चित साधन है, तो उसको जो है यूज करें, और ये जो है हमारे टाइम मैनेजमेंट की भूमिकाएं हैं। आगे देखते हैं समय बर्बाद करने वालों की पहचान। तो आइडेंटिफाइंग द टाइम वेस्टर। अब जब टाइम मैनेजमेंट की बात हो रही है तो यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमारा टाइम वेस्ट करती है। सबसे पहले उद्देश्यों की कमी, कुछ काम हम ऐसे कर रहे हैं जिनका उद्देश्य ही नहीं है, और जब उद्देश्य नहीं तो हो सकता है वो काम करने के बाद हमें कोई मंजिल ही ना मिले, तो वो पूरा टाइम हमारा वेस्ट हुआ जो हमने वहां पर लगाया। व्यर्थ मिलना, दूसरों से फालतू में मीटिंग करना, मिलना बेकार है, टाइम वेस्ट करना है, व्यर्थ तो नहीं मिलना चाहिए। अगर जरूरी है, काम है तो फिर ठीक है। कभी ना कहना, भाई कि आप कभी किसी को ना नहीं कह पा रहे, फिर अपना काम छोड़ उसके काम में लगे हुए हैं। समय प्रबंधन का अभाव, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं, स्रोतों का सही उपयोग नहीं कर रहे हैं, योजनाओं की कमी, आप प्लानिंग नहीं करते हैं, प्रतिनिधित्व की कमी, फोन व इंटरनेट का ज्यादा प्रयोग, तो ये तो बिल्कुल ही प्रासंगिक है आज के टाइम पे। व्यर्थ समय बर्बाद करना, गलत लोगों के साथ रहना। गलत लोग मतलब वैसे लोग जो हमारे साथ दोस्त बनने का नाटक तो करते हैं, पर एक्चुअली में वो चाहते हैं कि हमारा टाइम वेस्ट हो, और वो हमारे साथ हमारा टाइम वेस्ट करते हैं, और फिर हो सकता है वो जो टाइम है हम उसे अच्छा यूज करते हैं, बट वो आते हैं फिर हमारे साथ गप्पे लड़ाते हैं और फिर हमारा टाइम वेस्ट कर देते हैं।
ठीक है, और हमें पता भी नहीं चलता। नेक्स्ट है विद्यालय में प्रभावशाली समय प्रबंधक बनने की तकनीकियां, कि ऐसी कौन सी टेक्निक है जिससे स्कूल के अंदर जो है बेहतर टाइम मैनेजर बना जा सके या फिर टाइम को मैनेजमेंट किया जा सके। तो पहली चीज, विद्यालय में उपलब्ध संसाधनों की जानकारी, कि जो विद्यालय में जितनी भी उपलब्ध संसाधन है उसकी जानकारी होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी एक्टिविटी या गतिविधि बनाएंगे। मान लीजिए आपने एक्टिविटी काफी अच्छी बना ली, लेकिन फिर एंड में पता चला आपको कि स्कूल में तो वो चीजें हैं ही नहीं एक्सपेरिमेंट करने के लिए जो आपको चाहिए थी, तो जितना टाइम आपने उस एक्टिविटी को बनाने में लगाया सारा वेस्ट हो गया। अगर आपको पहले ही पता चल जाता कि अच्छा ये चीज है तो ये वाली एक्टिविटी हो सकती, तो आप वही एक्टिविटी बनाते ना। उसके बाद उपलब्ध समय व कार्य की जानकारी, यानी जो भी काम आपको मिला है और कितने टाइम के लिए मिला है इसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। योजना बनाना, यानी प्लानिंग बनाकर चलेंगे। स्वाभिप्रेरणा, यानी खुद को मोटिवेट करना है। उद्देश्य निर्माण करना, यानी उद्देश्य बनाइए और उसके अकॉर्डिंग काम करिए, यानी कि बेफालतू में कुछ काम आप कर रहे हैं लेकिन बाद में आपको उसका कोई रिजल्ट ही ना मिले। लचीलापन होना चाहिए आपका, जो टाइम मैनेजमेंट है, विविधता होनी चाहिए उसमें, स्थानीय आवश्यकताओं की जानकारियां भी होनी चाहिए। तो ये सारी टेक्निक अगर आप यूज करेंगे कि स्कूल में, तो बेहतर टाइम मैनेजमेंट आप कर पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, आपका लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, व्यावसायिक नैतिकता, प्रोफेशनल एथिक्स। नया सा टॉपिक है ये बिल्कुल ही, बट कुछ भी इसमें नया नहीं है क्योंकि आप शब्दों को समझे। व्यवसाय क्या होता है? व्यवसाय यानी कोई भी नौकरी हो गई या कोई भी एक कारोबार हो गया, और उसके अंदर नैतिकता यानी मोरालिटी। तो मोरालिटी तो हम बचपन से ही पढ़ते आते हैं ना, कि सच बोलो, सहयोग करो और दूसरों का सम्मान करो। तो यही सब नैतिकता होती है, लेकिन ये हर कारोबार की अपनी अपनी अलग अलग होती है। तो इसका अर्थ देख लेते हैं पहले। व्यवसायिक नीति नैतिकता का वह रूप है जो कारोबारी माहौल में पैदा हुए नैतिक सिद्धांतों और नैतिक समस्याओं की जांच करता है और उनके संदर्भ में कुछ मानदंडों की स्थापना भी करता है। यानी हर कारोबार के अंदर उसके अकॉर्डिंग ही नैतिकता के मानदंड तैयार किए जाते हैं। इसकी आवश्यकता क्या है, क्यों जरूरी है ये, तो देख लेते हैं। जो नैतिकता है उससे क्या आएगी? आध्यात्मिक मूल्यों का विकास होगा, व्यक्तित्व विकास, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो हर जगह चाहिए, समस्या समाधान में सहायक होता है, एकता की भावना का विकास होगा, मिलजुल कर रहेंगे लोग, और सामाजिक विकास में भी ये सहायक होता है। अध्यापकों के लिए व्यावसायिक नैतिकता, अब हम बात कर रहे हैं स्कूल की, तो स्कूल की ही बात हो रही है यहाँ पर। तो स्कूल जो है, अध्यापकों के लिए व्यावसायिक नैतिकता क्या है देख लेते हैं यहाँ पर। ज्ञान के साथ गुण व संस्कार भी प्रदान करे। टीचर जो है वो सिर्फ ना कि सिलेबस ही पूरा करे, बच्चों में संस्कार और गुण भी प्रदान करे, ये उनकी नैतिकता है। छात्रों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना, ना कि सिर्फ कोर्स पूरा करना। छात्रों के साथ मित्रवत व्यवहार। शिक्षक का चरित्र आदर्शवादी होना चाहिए, क्योंकि अगर टीचर ही झूठ बोले और फिर क्लास में बोले कि सच बोलना चाहिए, तो ऐसे में बच्चा टीचर की बात नहीं मानेगा और वो मजाक के पात्र बन जाएंगे। शिक्षक की वेशभूषा भी छात्रों पर अत्यंत प्रभाव डालती है। बिल्कुल, एज अ टीचर जब आप क्लास में प्रेजेंट होते हैं तो आप कैसे ड्रेसअप करते हैं और कैसे बच्चों के सामने आते हैं, ये भी बहुत आपकी नैतिकता दिखाता है वहाँ पे। और अच्छे से ड्रेसअप होने का मतलब ये नहीं है कि आप महंगे महंगे कपड़े पहने, इसका मतलब ये है कि आप अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से पहने हुए कपड़े होने चाहिए, और या फिर जो भी आपने हेयर स्टाइल बनाया है या जो भी आपने पूरा ऑल ओवर ड्रेसअप किया, आपकी वेशभूषा जो है वो एक आदर्शवादी होनी चाहिए। अब आता है हमारा यूनिट का लास्ट टॉपिक, ये है हमारा अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही। जवाबदेही क्या होता है? जिम्मेदारी, एक तरह से किसी भी काम को लेकर जब आपसे जवाब मांगा जाए तो फिर वो जवाबदेही बन जाता है। अर्थ देख लेते हैं, उत्तरदायित्व का निर्वाह करना। बिल्कुल, कोई भी आपको काम मिला है वो आपका उत्तरदायित्व बन जाता है, आपको उत्तर देना पड़ेगा फिर उस काम के लिए कि वो काम टाइम पे क्यों नहीं हुआ। सेकंड थिंग कि कार्य व कर्तव्य सही ढंग से निभाना। लिए गए कार्य को पूरा ना करने पर जिम्मेदारी कौन लेगा? आप लेंगे। जवाबदेही के स्थान पर उत्तरदायित्व, यहाँ पर हम जवाबदेही के स्थान पर उत्तरदायित्व वर्ड यूज कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी काम जब आपको मिल जाए तो जरूरी नहीं है कि आप बाद में जवाब ही दें उसके प्रति, बल्कि उसको उत्तरदायित्व समझ के वो काम पूरा कर ले। एक व्यक्ति दूसरे को कार्य व कर्तव्य की पूर्ण जानकारी देता है। मान लो व्यक्ति ने दूसरे को काम दिया है
तो फिर बाद में उस दूसरे व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो काम करके उसको वापस देगा टाइम पे। और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर वो उसका जवाब देगा कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन जो है यहाँ पर, हाँ जी, हैमन के अनुसार, यहाँ पर एक हैमन जो हमारे हुए हैं महान व्यक्ति, इनके अनुसार जवाबदेही अपने अधीनस्थ कर्मचारी या सहायक का पुनर्निरीक्षण है कि क्या उसने अपने कर्तव्य का पालन वैसे ही किया है जैसे कि उसके अफसर या फिर वरिष्ठ अधिकारी द्वारा सौंपा गया था। तो यहाँ पर स्कूल की ही बात होगी, स्कूल मैनेजमेंट ही चल रहा है यहाँ पर। तो स्कूल के अंदर मान लो प्रिंसिपल ने टीचर को कोई काम दिया है, तो टीचर ने क्या वो काम बिल्कुल वैसा किया है जैसे प्रिंसिपल ने कहा था? अगर नहीं किया तो फिर टीचर को उसकी जवाबदेही देनी होगी। आगे चलते, शिक्षण क्षेत्र में विभिन्न हिस्सेदारों की जवाबदेही, मतलब जो हमारा शिक्षण है, जो भी शिक्षा है, उसके अंतर्गत हर लेवल पर हर व्यक्ति की अलग अलग जवाबदेहियां होती है, अकाउंटेबिलिटी होती है। तो तीन ही चीजें होती हैं हमारी शिक्षा में, छात्र होता है, अध्यापक और प्रधानाध्यापक होता है। जब स्कूल की बात की जाए तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मुख्य अध्यापक की जवाबदेही, यानी जो हेडमास्टर या प्रिंसिपल है उसको किस किस चीजों को जिम्मेदारियां होती हैं या फिर जवाबदेही होते हैं वो। तो अध्यापकों के प्रति जवाबदेही, जो स्कूल में टीचर्स हैं अगर वो ठीक से नहीं पढ़ा रहे हैं तो इसकी जवाबदेही कौन दे रहा? प्रिंसिपल दे रहा, क्योंकि उन टीचर को हायर तो प्रिंसिपल ने ही किया है ना, उनका जो इंटरव्यू था वो भी तो प्रिंसिपल ने ही लिया है। तो फिर लास्ट में उनको ही बताना पड़ेगा कि भाई ऐसा क्यों हुआ। अधिकारियों के प्रति जवाबदेही, जैसे अध्यापकों के था वैसे ही अभी जो अधिकारी हैं स्कूल में उसके प्रति भी प्रिंसिपल को जवाबदेही देनी होगी। गैर शिक्षण विभाग के प्रति भी जवाबदेही देनी होगी। विद्यालय में पूर्ण अनुशासन की जवाबदेही, स्कूल में डिसिप्लिन क्यों नहीं है, क्यों नहीं टाइम पर जो है असेंबली हो रही है और एनुअल डे हो रहा है, ये जितने भी फंक्शन है वो टाइम पर क्यों नहीं हो रहे हैं। विद्यालय व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने की बेसिकली सारी जिम्मेदारी किसको देनी होती है? प्रिंसिपल की, क्योंकि वो एक बड़े पद पर है। याद रखिएगा, आपका पद जितना बड़ा होगा आपके पास जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी होगी। अब चलते हैं छात्रों की जवाबदेही स्वयं के प्रति। तो ये जो स्टूडेंट हैं इनको खुद के प्रति क्या क्या जिम्मेदारियां हैं वो देख लेते हैं। स्व अध्ययन, सेल्फ स्टडी करने की जिम्मेदारी उनकी खुद की है। अरे उनकी सेल्फ स्टडी है ना, तो सेल्फ स्टडी तो उन्हें खुद ही करनी पड़ेगी, हम थोड़ी ना करेंगे। तो अगर वो सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हैं तो फिर बाद में उनको बताना पड़ेगा कि क्यों नहीं किया। प्रोजेक्ट और जितने भी असाइनमेंट दिए जाते हैं, कोई स्टूडेंट ये नहीं कह सकता कि मैं नहीं बनाऊंगा। अगर वो नहीं बनाएंगे तो फिर उनके मार्क्स काट लिए जाएंगे, क्योंकि ये जिम्मेदारी उनकी है। निरंतर मूल्यांकन, अनुशासन बनाए रखना, विद्यालय नियमों का पालन करना, गृह कार्य यानी होमवर्क जो भी दिया जाए वो पूरा करना, ये उनकी है। अगर वो नहीं करके आएंगे तो क्लास में उनको पनिशमेंट मिलेगी, पूछा जाएगा कि होमवर्क क्यों नहीं किया, फिर वो 10 एक्सक्यूज हमें बता देंगे। सीखने में सहयोग करना, अगर टीचर सिखा रही है तो स्टूडेंट की जिम्मेदारी है कि वो उसमें सहयोग करे, ना कि शोर मचाए या फिर कुछ नेगेटिव हरकतें करें। अब देख लेते हैं लास्ट में अध्यापकों के अपने व्यवसाय के प्रति जिम्मेदारी, यानी टीचर्स की क्या क्या अकाउंटेबिलिटी होती है। तो फर्स्ट थिंग, विद्यालय व समुदाय के मध्य मध्यस्थता की जवाबदेही या फिर जिम्मेदारी। क्या होता है कि टीचर जो क्लास में पढ़ा रही है, विद्यालय में पढ़ा रही वो, और जो समुदाय है हमारा बाहरी, उन दोनों के बीच एक कड़ी को जोड़े रखना टीचर की जिम्मेदारी है। इसलिए कहते हैं ना कि जो शिक्षा है वो वास्तविक होनी चाहिए, जीवन से रिलेटेड होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि टीचर जो ऐसे एग्जाम्पल प्रस्तुत करे जो बच्चों ने कभी सुना ही ना हो, देखा ही ना हो। तो ऐसे एग्जाम्पल नहीं देने हैं, ऐसे एग्जाम्पल देने हैं जिससे दोनों के बीच की मध्यस्थता बनी रहे। विद्यालय व विद्यार्थी से जुड़े रिकॉर्ड रखना, बच्चों का रिकॉर्ड रखना कि कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए थे, और जितने भी रिकॉर्ड होते हैं उनके सतत मूल्यांकन करते हैं ना साल भर, तो उसकी सारे रिकॉर्ड रखना। समय सारणी अनुसार कक्षा लेना, जो भी टाइम टेबल मिला है टीचर्स को वो टाइम पर क्लास लें अपना, ये नहीं स्टाफ रूम में बैठ के गप्पे मारे, तो फिर उनको जवाब देना पड़ेगा कि भाई क्यों ऐसा किया आपने। विद्यालय नियमों को मानना, ये तो स्टूडेंट टीचर दोनों का है। मूल्यांकन, शिक्षण छात्रों के अधिगम के प्रति जवाबदेही, अगर छात्र अच्छा नहीं कर रहे हैं, अपनी क्लास में नहीं पढ़ रहे हैं, तो फिर इसकी जिम्मेदारी तो टीचर को ही देनी पड़ती है कि भाई आपकी क्लास में क्यों नहीं बच्चे पढ़ रहे हैं। कौन देगा इसका जवाब? टीचर देगी। तो यहाँ पर आपका जो यूनिट 2 SLM का खत्म होता है।
आई होप आपको समझ में आया होगा। बड़ा ही इजी और अच्छा था, बड़ा मजा आया इसको पढ़ के।